लीजिए आपकी चाय। स्वरा जी स्वरा, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। हाँ तो बोलिए ना। बात दरअसल ये है कि स्वरा वहिनी। हाँ आप एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धोकर चाय पी लीजिए, मैं अभी आई। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उस स्वरा की तरफदारी करने की? मैं देखती हूँ आज के बाद तुम दोनों को इस घर में पूछता कौन है। बहुत जोर से पड़ी ना, बहुत दर्द हो रहा होगा। बर्फ लाई हूँ, लगा दूं क्या? पागल हो गई है तू। वैसे तमाचे गाल पर पड़ते हैं ना, तब जख्म गाल पर नहीं होता, दिल पर घाव बन जाते हैं। तो कोई बात नहीं, वहां लगा देती हूँ। आप जरा बैठे तो सही। शांति, जाने वो ऐसी कौन सी मनूज खड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी? अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ रागिनी वहिनी से मिलने। ओफो, अभी अभी उनसे मार खाइए यहाँ, और उसके बाद फिर से क्यों? जानती, तो जानती है सांप के जहर पर सबसे अच्छा तोड़ कौन सा होता है? नहीं। खुद उसी सांप का जहर। रागिनी वहिनी, मुझे माफ कर दीजिए रागिनी वहिनी। अरे मैं तो आपकी बेइज्जती सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रागिनी वहिनी, आप नाराज है मुझ पर, नहीं हक बनता है आपका मुझ पर नाराज होने का। आपने मुझे अपना भाई माना, लेकिन मेरी आपसे एक ही गुजारिश है रागिनी वहिनी, भगवान के लिए मुझसे नाता मत तोड़िए, उसे नाता मत। उठो गोकुल। जब तक आपने माफ कर दिया ऐसा नहीं बोलेंगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सच्ची? हाँ, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं तुम्हें माफ एक शर्त पे करूंगी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी आप हुक्म कीजिए, आपके लिए ताजमहल खड़ा कर दूंगा। नहीं गोकुल, काम जोश में करोगे तो बिगड़ भी सकता है, इसलिए सोच समझ कर और सावधानी से करना होगा। काम क्या है वो तो बताइए। तुम्हें उस आदमी को ढूंढ के मेरे सामने लाना है जिसे स्वरा ने वो सिक्का लिया था। आई एम श्योर कि वो आदमी कभी ना कभी हमारे काम जरूर आएगा। वो महेश, अब वो तो मवाली है, वो हमारे किस काम का? वही गुंडा महेश मवाली। ये तो मुझे नहीं पता कि वो हमारे कब काम आएगा और कैसे काम आएगा, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि दुश्मनों का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। और तुम तो जानते हो गोकुल, इस वक्त मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है स्वरा। लगता है तेज तूफान आने वाला है। अरे आप तो बहुत लकी हो भाऊजी। क्यों? अरे नंबर 1 कॉफी बनाने वाली नंबर 1 बीवी मिली है आपको। मैंने अपनी लाइफ में ना इतनी अच्छी कॉफी कभी नहीं पी। ऐसी कॉफी के साथ तो आपकी हर रात यादगार बन जाएगी। तो फिर एक कॉफी मेरी भी। अब भी लाती हूँ। कॉफी में थोड़ी सी शक्कर कम है, मैं भी लेकर आता हूँ। कमाल है भाई, आज वैनी दादा की कॉफी में शक्कर डालना भूल गई या आज इनको शक्कर ज्यादा पीनी है? आकी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अचानक कॉफी फीकी पड़ गई है,
मिठास जो किचन में चली गई है। ओहो, like that। Like ये बात है। that। आप यहाँ पे क्यों आए? कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि स्वरा वहीनी, वो अमोल बाबा ने खाना नहीं खाया और आई साहब भी घर पे नहीं है। आप खिला देती तो। अच्छा तुम एक काम करो, ये कॉफी ले जाओ और अक्षर भाजी को दे दो। जी। अब मैं अमोल को खाना खिला कर आती हूँ। हाँ, हमारे राज्य के गृह मंत्री पाटिल साहब और उनके कुछ रिश्तेदार रात के करीब 2-2:30 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं। आप एक काम कीजिए, अन्ना साहब के हाथों एक फोन करवा दीजिए, नहीं तो ये रूम आपको खाली करना पड़ेगा। तुझे कितना तेज बुखार है? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? तू कभी मानेगी नहीं, तू कभी बीमार रहे। मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। हाँ, इतनी बारिश में तू आप कहाँ बैठ। जाएंगे? अरे हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, सब वहीं पे हैं। आता हूँ मैं। आओ, इतनी रुक। बारिश में कहाँ जाएंगे आप? बस गया और आया मैं। मेरा बैग, मेरा सामान। आप मुझसे नाराज है क्या? तुमको ऐसे क्यों लगा? नहीं, वो दरअसल उस वक्त आपको मुझसे कुछ कहना था ना, लेकिन मैं क्या करूं, दरअसल दूसरे कामों में इतनी उलझी हुई रहती हूँ कि स्वरा, हमारी नई नई शादी हुई है और जाहिर सी बात है तुम्हारी मुझसे कुछ उम्मीदें होंगी। एक पत्नी होने के नाते अगर तुम कुछ चाहती हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूं। इतनी सी बात आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे नाराज हूं? मुझे जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, मैं उसमें बहुत खुश हूं। जब आप एक पति होने के नाते जैसे आप मेरी हर बात को समझते हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी आपकी बात को समझूं। सराद, बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल हम लोग हनीमून नहीं जा पाएंगे। बस इतना सा कहने के लिए आप इतना झिझक रहे थे? आदित्य, आपको क्या लगता है मैं आपकी पत्नी हूँ? आपके हर एक जिम्मेदारी को, हर एक काम को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। भले मैं उन्हें बांट नहीं सकती, लेकिन आपके साथ खड़ी तो रह सकती हूँ। मेरे लिए कहीं घूमने जाना कोई मायने नहीं रखता।
क्योंकि मेरे लिए तो हर वो जगह स्वर्ग है जहां आप मेरे साथ हैं। और वैसे भी शादी के बाद लोग इसलिए घूमने जाते हैं ना, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। लेकिन हम लोग तो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बल्कि खुद से ज्यादा समझते। फिर इन औपचारिकताओं की क्या जरूरत? सारा, मैंने अब तक जितना तुम्हें जाना है वो बहुत कम है। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। नीचे उतारिए ना। ये सब किसके कपड़े हैं? मेरे हैं। अब तक संभाल कर रखा इनको। आई ने मुझे आज तक नहीं लगा कि मुझ में कोई खास बात है, लेकिन आई कहती है कि मैं उनका आदर्श बेटा हूं और वो मेरे कपड़े मेरे बेटे को भी पहनाना चाहती ताकि मेरा बेटा भी मुझ जैसा आदर्श बने। मैंने उसे कहा भी था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी सही तो कहती है। आप सिर्फ एक आदर्श बेटे नहीं, एक आदर्श पति भी हैं। और मुझे यकीन है कि आगे जाकर एक आदर्श पिता भी बनेंगे। कब? इश स्वरा, मैंने एक सपना देखा है, तुम्हारा, मेरा, हमारे बच्चे का। पर पता नहीं वो बेटा होगा या बेटी। बेटा होगा। और ये काय करती है कि शादी के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं और उनके एक एक होने का एहसास बच्चे के आने के बाद होता है। मुझे भी उस एहसास को जीना है आदित्य। जरा मुझे बोलने दीजिए। अगर आज नहीं बोल पाई तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। आई माँ लक्ष्मी ने मुझे हमेशा उम्मीद से बढ़कर ही दिया है और मुझे यकीन है कि आगे भी वो मुझे उम्मीद से बढ़कर ही देंगी। मैं चाहती हूँ कि हम भी अपने बच्चे को गले लगाकर हमारे एक होने का दावा कर सके। वो एक सपना बन के हमारे पलकों में आए और हम अपने पलके बंद कर लें और वो हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए रह जाए।
तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। हाँ, तू चिंता मत कर। हाँ, तू ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, तू रुक रुक तू। ए दादा, दादा हमारी मदद करो, मेरी बीवी बीमार है, मेरा सामान चोरी हो गया है, मेरी मदद करो। अरे दादा, आपका भला होगा, दादा मेरी मदद करो। मेरी बीवी को जिंदगी दीजिए। आई महालक्ष्मी, या तो मेरी आवाज बढ़ा दे, नहीं तो इनके कानों के पर्दे फाड़ दे, लेकिन मेरी मंजुला को बचा ले, मेरी मंजुला को बचा ले। आई महालक्ष्मी, मेरी मंजुला को। सरा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? आदित्य, आदित्य मुझे ऐसा लग रहा है कि हाय बाबा कोई मुसीबत में है। सरा, ये तुम्हारे मन का वहम है। देखो, वो लोग अभी तक नींद से जागे भी नहीं होंगे, और अगर उन्हें कोई परेशानी होती तो वो सबसे पहले तुम्हें फोन करते। तुम उनकी इकलौती बेटी हो। फिर भी आदित्य मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर किसी मुसीबत। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, तुम्हारे मन का वहम है। चलो अब सो जाओ, बाद में उन्हें फोन कर लेना उठकर। कुछ नहीं हुआ है उन्हें, कुछ नहीं हुआ है। चलो सो जाओ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, रुको रुको। क्या हुआ भाऊ? वहीनी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, पूरे रात भर बुखार से तप गई है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई सरकारी अस्पताल में छोड़ देंगे तो बहुत उपकार होंगे। यहाँ नजदीक में तो कोई सरकारी अस्पताल है नहीं। हाँ, आगे की गली में एक डॉक्टर है, वहाँ छोड़ देता हूँ, देख लेना कुछ हो सकता है तो। जी, बहुत बहुत उपकार हो गए। मैं लाता हूँ। मंजुला, मंजुला, चल 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 डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है, जरा उसका जल्दी इलाज कीजिए। आप एक काम कीजिए, वहाँ से पर्ची बनवा लीजिए, पर्ची बनवा के आइए। पर्ची? डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? मतलब आप पहले इलाज कीजिए, मैं बाद में पैसे लाके दूंगा। कब? आप इलाज कर दीजिए, मैं जरूर आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मेरी बीवी का इलाज कीजिए, बहुत बुखार है। भाई साहब, ये आपको कोई धर्मशाला दिखता है? क्या है, मेरा सामान चोरी हो गया इसलिए। देखिए भाई साहब, आपकी इन झूठी कहानियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा एक उसूल है, अगर आपके पास पैसे हैं तो इलाज करवाओ। आप कुछ तो इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। ये सोचना हमारा काम नहीं है। मैं कब से देख रहा हूं, आप इनकी बीवी का इलाज क्यों नहीं कर रहे? अरे पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं मुफ्त में इनकी सेवा करने के लिए बैठा हूं। हाँ, तुम यहाँ सेवा करने के लिए बैठे हो। ये जो सफेद कपड़ा है और दीवार पर जो डिग्री टंगी है, वो तुम्हें लोगों की सेवा करने के लिए दी गई है। अरे तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? और यहाँ खड़े खड़े भाषण देना बहुत आसान है। तू अपने जेब से पैसे निकाल और दे दे। क्यों, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? बात करते हैं।